क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल हो तो उसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फंडामेंटल सुनो क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर फंडामेंटल पे बात करेंगे तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का फंडामेंटल, ध्यान से सुनना, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज एनर्जी, किस चीज के लिए एनर्जी, रिक्वायर्ड, आपको जरूरत पड़ेगा, किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से, लास्ट ऑर्बिट से, कहां ले जाएंगे, आउट ऑफ एटम। यानी कि अगर एक एटम से आप सपोज कर लो, यहां पर ध्यान से सुनो, मान लो ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है बेटा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग इसको देंगे उस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन। बात समझ में आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देना है, याद रखना, एटम से कहां निकालेंगे बेटा, बाहर बाहर। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझना होगा कि एटम से जब बाहर निकालेंगे बेटा तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में ये बात किए थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्या आपको ये वर्ड याद है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? अगर याद है तो ठीक बेटा, नहीं याद है तो दोबारा बता रहे, सुन ले उसको गांठ बांध, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक, एक ऑर्बिट से लेकर के दूसरे ऑर्बिट तक। याद करो ये लैंग्वेज आपको हम सिखाए थे जब आपको हम पढ़ा रहे थे बेटा, क्या कोई है यहाँ पे जो बोलेगा क्या पढ़ा रहे थे, देख आ गया फिर से वही बात, पिछला का अपडेट देखे कौन बताएगा, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब समझे, N1 किसका सिंबल है, फर्स्ट ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट, का सिंबल हम लोग पढ़े थे बेटा, हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। तो समझो बात, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट N1 से N2 जाओ, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट N2 से N1 जाओ, ये मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, इस मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने का प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब मेरा सवाल का जवाब देना, अभी अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है बेटा, तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N1 कौन होगा और N2 कौन होगा। तब ये कंसेप्ट समझाने जा रहे, ध्यान से सुन। आयनाइजेशन एनर्जी के मामले में N1 हमेशा लास्ट ऑर्बिट होगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बेटा, लास्ट ऑर्बिट से। अब एक और लैंग्वेज सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया, इसका दूसरा लैंग्वेज हम लोग ये बोलते हैं कि वो किस ऑर्बिट पे चला गया, तो आंसर है इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला गया। समझ रहे बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लैंग्वेज समझ में आ रहा है सर? बोलो। N2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना? बोल, रख अपना सवाल रख, बोल। सर लास्ट ऑर्बिट तो N2 है तो उससे ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, N1 से कैसे निकलेगा? समझना बेटा, इसी तो बोले, समझ, दिमाग लगा, पूरा दिमाग लगा। कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो बार बार बात कर, लेकिन आगे मत बढ़ना, ध्यान से चलो फिर से बात करते हैं। सर नहीं समझे हम। नहीं समझे तो फिर से समझाएंगे बेटा, दोबारा समझो, सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, तो फिर से बताते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, कहां से निकालेंगे बेटा, लास्ट ऑर्बिट से, और कहां ले जाएंगे उसको, एटम के बाहर, एटम के बाहर। इस पूरे प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से निकाल करके एटम के बाहर तक ले जाने में जितना एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा, देना होगा, उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी। ये फंडामेंटल है, पहले इसको दिमाग में उतार। बोल, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल। सर ठीक है, यहाँ पे यहां तक ठीक है ना, कि आयनाइजेशन हाँ। एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो एक एटम के अंदर देंगे, और उस एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा जो लास्ट ऑर्बिट पे बैठा होगा, वो निकल करके कहां भागेगा, एटम के बाहर चला जाएगा। फाइन, बाहर। अब आपको हम ये बताना चाह रहे बेटा कि जब कभी भी आउट ऑफ एटम की बात करेंगे
तो इसका दूसरा मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन मतलब किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट। ये लैंग्वेज याद रखिए कि एटम के बाहर का मतलब कौन सा ऑर्बिट? इनफाइनाइट ऑर्बिट। ऑर्बिट। इनफाइनाइट। मेरे को बता। N1 लास्ट ऑर्बिट होगा ना हाँ? सर? N1 सबसे आ रहे तुम्हारी बात higher orbit होगा ना? तो अब मेरे को ये बता कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन के हिसाब से लास्ट ऑर्बिट से निकलकर वो इनफाइनाइट ऑर्बिट पे चला जा रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन बड़ा ऑर्बिट माना जाएगा यहाँ पे? लास्ट ऑर्बिट को आप बड़ा मानोगे कि इनफाइनाइट ऑर्बिट को आप बड़ा मानोगे? Infinite orbit। और आपको क्या सिखाए थे बेटा कि N1 का मतलब लोअर ऑर्बिट हाँ सर। और N2 का मतलब हायर ऑर्बिट, यही लैंग्वेज सिखाए थे ना बेटा? हाँ सर। अब बोलना कि सिंबल के टर्म में लास्ट ऑर्बिट को कौन सा सिंबल देगा और इनफाइनाइट ऑर्बिट को कौन सा सिंबल देगा? लास्ट ऑर्बिट को लास्ट ऑर्बिट को N1 और इनफाइनाइट ऑर्बिट इनफाइनाइट को N2 सर। यही बात तो थोड़ी देर पहले समझाया। N2। आप समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा यहाँ से। हाँ सर। चलिए। हाँ सर। और हम लोग इस वक्त जिसका आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी तक तो बेटा हम बात की आयनाइजेशन एनर्जी, पर किसका आयनाइजेशन एनर्जी? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। बताओ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर लास्ट ऑर्बिट कौन होगा? सर फर्स्ट जवाब होगा सर इसका फर्स्ट ऑर्बिट ही इसका लास्ट ऑर्बिट है। नहीं सोचो तो। हाँ। यही मतलब निकलेगा ना कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट ही उसका लास्ट ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? यस हाँ सर। सर। चलिए अब आपको हम आगे समझाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो, कॉपी के नीचे देखो। अब याद करो, आपको हम पिछले क्लास में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बेटा? E0 इंटू Z² बाई N²। रिमेंबर दिस? हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। और N का मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट। फाइन। हाँ। अब यहाँ एक डायग्राम देखो, समझना। मान लो यह हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है और यह हाइड्रोजन एटम का इनफाइनाइट ऑर्बिट है, मतलब एटम के बाहर चले गए। तो सिंबल के हिसाब से ये मेरा N1 हो गया और ये मेरा N2 हो गया। यहां तक ओके है? यस सर। और मान लेते हैं, उसी तरीके से मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट का जो भी एनर्जी होगा उसको E1 मान लेते हैं और यहाँ का जो भी एनर्जी होगा उसको E2 मान लेते हैं। ओके है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में, यही है ना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन? हाँ सर। और यहां से यहां जाने में जो एनर्जी खर्च होगा उसी एनर्जी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। चलो एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये जो छोटा ऑर्बिट है ये एक फ्लैट है जिसमें आप रहते हैं और ये बड़ा ऑर्बिट है एक बंगलो है जिसमें आप जाना चाहते हैं। आप फ्लैट से बंगलो में जाना चाहते हैं। यस सर। मान लेते हैं कि फ्लैट का कीमत जो है वो 40 लाख रुपया है और बंगलो का जो कीमत है वो 140 लाख रुपया है। तो बताओ फ्लैट से बंगलो में जाने में आपको कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा? सर 1 लाख। 1 करोड़। 100 लाख। 100 लाख। हाँ। इसी लॉजिक को अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाने में कितना एनर्जी लगेगा, तब देखो E2 - E1। हाँ सर। हाँ सर। यही लॉजिक होगा ना। और आप यही किए ना, बंगलो को फ्लैट से माइनस किए तो मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट को माइनस करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, यही होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका नाम होगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। लिख सकते हैं? यस हाँ सर। सर। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े? यस हाँ सर। अब आओ यहां से आगे बात करते। बोल, इस फॉर्मूला के मुताबिक E2 का वैल्यू क्या निकलेगा? चलो वैल्यू पुट करते हैं। E0 हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 और N कौन सा ऑर्बिट है बेटा? इनफाइनाइट ऑर्बिट है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा यहाँ। और E1 का क्या निकलेगा? बोल, E0 हाइड्रोजन का Z 1 होगा और फर्स्ट ऑर्बिट 1 स्क्वायर, यही है ना? तो बोल E2 का वैल्यू कितना आया? E0 × 1 0। क्लास में पढ़ाए थे ढक्कन लोग, किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेगा 0 आएगा कि नहीं? हाँ सर। का वैल्यू 0 आया माइनस E1 का वैल्यू बोल कितना आया? 1। E1 का वैल्यू कितना आया? E0 सर। E0 1 कैसे आ रहा है? सॉरी सर। यही आया ना? हाँ सर।
इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू किसके बराबर आया? माइनस ई नॉट के बराबर। हाँ हाँ सर। सर। और अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, तो पिछले क्लास में ई नॉट का एक लंबा चौड़ा लिस्ट लिखाए थे कि ई नॉट का क्या क्या वैल्यू होगा। आप में से किसी भी बेटा या बेटी को याद है ई नॉट का वैल्यू? कोई बोलना चाहेगा? हाँ सर। बोलो। सर जूल पर एटम में सर -2.18 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। वेल डन बेटा, बहुत सही जा रहे हो। तो ई नॉट का वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये जूल पर एटम के हिसाब से हुआ है ना बेटा? वेरी गुड। आगे बोल, क्या था? सर -2.18 10⁻⁻11 Z² अर्थ पर एटम में। वेल डन बेटा, वेरी गुड। एक और बोल दे तो दिल खुश हो जाएगा। सर -5.21 इंटू 10⁻19 वो -18। कैलोरी में हो गया, और ये हाँ सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो माइनस गया। 13.6 सर लास्ट तो, वन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरा सवाल का जवाब दे। अगर ये ई नॉट का वैल्यू है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा? +2.8। 2.18 प्लस में आ जाएगा। बोल। हाँ तो सर। यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी माइनस ऑफ ई नॉट, और E naught खुद माइनस है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? प्लस में आएगा। हाँ प्लस, सर। यानी यही सारा वैल्यू प्लस में आ जाएगा। हाँ सर। तो पहला लाइन पढ़ और दूसरा लाइन पढ़, बोल समझ आया कि नहीं? हाँ सर आया। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ देखो, सर। आपके पास एक फॉर्मूला क्या आया? अभी अभी एक फॉर्मूला आया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को जो वैल्यू होगा वो वही वैल्यू होगा जो ई नॉट का वैल्यू होगा। मतलब ई नॉट खुद किस में होता? माइनस में होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये किसका आयनाइजेशन एनर्जी? हाइड्रोजन एटम का, है ना? लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम की बजाय किसी और एटम का पूछ ले, तो जो हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो लेंगे इनटू Z²। व्हाट इज Z हियर? एटॉमिक। एटॉमिक नंबर सर। इतना टाइम लगता है बोलने में? एटॉमिक नंबर। तो ये दो फॉर्मूला नोट करो बेटा, प्रॉब्लम बनाएंगे इसके ऊपर। ये दो फॉर्मूला नोट करो, प्रॉब्लम बनाएंगे। हो गया सर। हो गया? हाँ हो गया। चलो हाँ सर। ये ले बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़। आप लोग पढ़ोगे, हम बनाते जाएंगे। देखो कौन सा एग्जाम में आया बेटा? जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ, पढ़ो इसको। E1। हाँ सर, पढ़ लिए। पढ़ लिए? अब देखो क्या बोल रहा है, बताओ तो ये किसका आयनाइजेशन एनर्जी दिया है? हीलियम आयन। हीलियम आयन का। यानी हम लिख सकते हैं, देखो तो आयनाइजेशन, अभी जो फॉर्मूला पढ़े, Z इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z²। इसी बेसिस पे हम लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू, बोल, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4। 4। यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आएगा? बोल। यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बाय 4। और इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 बाई 4। तो आंसर आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल। देख यहाँ तक ओके है? हाँ सर। यस सर। पर ये निकला क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकला। हाँ सर। मांगा क्या है आपसे? एनर्जी मांगा हीलियम है, का। एनर्जी मांगा। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं मांगा, ध्यान दे, क्वेश्चन को पढ़। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं मांगा है, क्या मांगा है? सिर्फ एनर्जी मांगा है ना? तो सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा? E0 इंटू Z² बाई L²। हाँ सर।
और अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस E0, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हाँ। E0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ही बात है। हाँ सर। चल Yes, जल्दी sir. करते हैं, बोल हाँ, E0 sir. का वैल्यू कितना आया, बोल। अरे भाई जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वही E0 होगा ना। हाँ सर। सर यहाँ तो प्लस है सर, हाँ यहाँ प्लस है सर। कौन प्लस है? हाँ वही तो, वहाँ सर प्लस है तो। अबे कौन प्लस है वो तो बोल। 4.4 into 10 to the power minus 18 जूल। हाँ यहाँ कौन प्लस है प्लस? सर। आयनाइजेशन एनर्जी ना। हाँ हाँ सर। बे ढक्कन तुम लोग को तो पढ़ाए ना बे, फॉर्मूले में नेगेटिव है सर। E0 तो नेगेटिव में पुट करेंगे ना। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। अरे गधा लोग, देख इतना पढ़ाने का ऐसा घटिया क्वेश्चन पूछेगा बे। हाँ समझ गए। अब बोल, क्वेश्चन में लिथियम है तो लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 सर। 3 Four. का स्क्वायर 9 3। होगा। बाय हाँ सर, हाँ सर। पहले बोल दिया है। 1 स्क्वायर। 1 1 एक का चीज तो स्क्वायर। पक्का हो गया बेटा कि मेरा आंसर डी नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो माइनस में आएगा। सोचो, बोलो सर आंसर। बी होगा। तो समझ में आ जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन सर, आएगा, बी। भी समझ में आ रहा, बोल। बी। बॉम्बे होगा, बॉम्बे देख तो। हाँ हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आओ, या आप लोग ट्राई करो, तो आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन। सर, आंसर मार्क हो गया। उसके बाद ही कुछ होगा। हमको तुम 2 मिनट क्लास में वो कॉल बैक करो, ठीक है। बेटा एक लाइन में बनेगा ये क्वेश्चन, एक लाइन में बनेगा। बहुत पहले का क्वेश्चन आया हुआ, नीट 1993 का क्वेश्चन है, एक लाइन में बनेगा। बोलो विष्णु। सर ए। अरे बेटा लोग देख, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देख, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। हाँ सर। क्वेश्चन में बोल दिया है 13.6, और हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 माने 4, 13 चौके 52 होता है, यहीं से मिल गया आंसर। हाँ सर। एक लाइन का क्वेश्चन था, आया रे समझ में? हाँ सर। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आ गया। अब देखो, ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या सुन लो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मतलब समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये होगा बेटा कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कितना चक्कर काटेगा, 1 सेकंड में। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके लिए बेटा आपके पास 2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखना। अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं पूछता बेटा, ये नीट में भी नहीं पूछता है, ये बेसिकली IIT एडवांस जैसा एग्जाम में जरूरत पड़ता है। तो अभी अभी फिलहाल इसका जरूरत नहीं है, पर आपके नोट्स पे इसका फॉर्मूला दे दिए। और अगर आप एक चीज का ध्यान दोगे तो देखो क्या आता है। आप लोगों को याद है बेटा, आपको हम क्या बताए थे कि बोर्स थ्योरी से जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एक बार फिर से देख ले। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R0 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, V0 इंटू जेड बाई एन। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, E0 इंटू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। अच्छा इसमें देख तो R0 कांस्टेंट, V0 कांस्टेंट, E0 कांस्टेंट, खेला n और z पे चल रहा है, देख तो है ना। इस फॉर्मूला में भी वही है बेटा, ये देख, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला, ये कांस्टेंट वैल्यू, खेला z और n पे चल रहा है। देखो टाइम पीरियड में ये कांस्टेंट है वैल्यू, खेला n और z पे चल रहा है। बोर्स थ्योरी का बेटा जितना भी प्रॉब्लम है इसी पैटर्न पे खेला चलेगा, एक कांस्टेंट होगा, एक n होगा और एक z होगा। क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ ले z कौन है,
एन पकड़ ले कौन है, देखना काम आराम से हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, और आपके कंपेटिटिव लेवल पे और बोर्ड लेवल पे दोनों पे ही बेटा यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सुनो। एनर्जी को पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है, वेवलेंथ पता करना है, किसका, एमिटेड रेडिएशन का। कब, तब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने का मतलब बोल। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ, कहां से कहा, From lower to higher orbit. टू जरूरी हायर नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है, दोनों है। फिर से समझ, लोअर से हायर भी हो सकता है और हाँ, हायर से से Lower लोअर। भी हो सकता बस है। यहाँ लोअर भी हो बदल सकता जाएगा, है। सुन ले, लैंग्वेज बदल जाएगा। अगर लोअर से हायर हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब, सोच, नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और अगर हाँ, ऊपर सर। से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। अब समझो, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ ध्यान दो, उधर नहीं, यहाँ ध्यान देना, राइट साइड में देखो। इस वक्त आप क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आप पढ़ने ये जा रहे हैं, मान लो ये लोअर ऑर्बिट है N1 और मान लो ये बेटा हायर ऑर्बिट है N2, तो बोल इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाएगा, तो आप बोलेगे सर इलेक्ट्रॉन लोअर N1 से जा N2 सकता है या हायर से लोअर आ सकता है। लोअर भी जा सकता है। ठीक है, और अगर लोअर से हायर गया तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और ऊपर से Absorb, नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट। emit, ठीक है, और दोनों का वैल्यू सेम आएगा बेटा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फिर से सोच कि आप 40 लाख का फ्लैट में रहते हैं बेटा, और आप 140 लाख का बंगलो में जाना चाहते हैं, तो बोल यहाँ से यहाँ जाने के आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। 100 लाख, और अगर ऐसा हो जाए कि आपको बंगलो से वापस फ्लैट में आना होगा तो आपको कितना पैसा बचेगा, 100 लाख। 100 लाख। अमाउंट तो सेम आएगा ना बेटा, लैंग्वेज बदल जाएगा कि पैसा बचा ना खर्च हुआ, तो वैसे ही लैंग्वेज बदल जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ना एमिट हुआ। बात समझ में आ रहा। हाँ हाँ, सर। सर। तो मामला एनर्जी एमिट का हो या एब्जॉर्ब का हो, आपका फॉर्मूला बेटा सेम होगा। अब फॉर्मूला क्या होगा वो समझो, देख तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो करना बेटा। मान लो इसको हम लोग बोल देते हैं N1, लोअर ऑर्बिट का एनर्जी का नाम E1 और हायर ऑर्बिट का एनर्जी का नाम E2, तो बोल चेंज इन एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब E2 माइनस E1 को अगर लिख सकते हैं बेटा, सर एमिट में वैल्यू नेगेटिव आएगा। वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, वैल्यू डेल्टा ई का वैल्यू हमेशा आंसर प्लस में आएगा। यहाँ देखो ना, समझाते बेटा, अब समझो, यहाँ देख, अब याद करो, अभी अभी आपका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू E0 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। अब E2 के लिए देख तो ये लिख सकते हैं E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, माइनस E1 के लिए क्या लिख सकते हैं बोल, E0 इंटू Z स्क्वायर बाय बाय एंड लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, सर। अच्छा देख, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोल कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, सर E0 इंटू E Z naught और Z E square. 0 इंटू जेड स्क्वायर। अच्छा अब थोड़ा सा मैथ्स का खेल चल रहा है, देख हम क्या निकाले और हम क्या लिख रहे हैं, फॉलो करना बेटा। हाँ सर, माइनस को कॉमन लिए तो उल्टा उलट गया। हाँ सर। ये तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर उल्टा हो जाएगा। हाँ सर। और माइनस ई नॉट का दूसरा नाम क्या था, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। लोअर ऑर्बिट 1/n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज डेल्टा ई। बोल समझ में आया। हाँ, समझ सर। गए। ये देखिए पहला फॉर्मूला दिया है, यहाँ चेक कर। सर वहाँ NF लिखा हुआ है। अच्छा एफ का मतलब फाइनल, 1 का मतलब इनिशियल, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ो इसको 1 कर दो, ये 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है। यस। ये वाला फॉर्मूला नोट करो बेटा, नोट करो, डेल्टा ई इक्वल्स टू IEH ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जेड स्क्वायर। हाँ सर, कर लिए। कर लिए। तो सुनो, आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, एक बार फिर से समझा रहे, आपसे सवाल ये पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया या यहां से यहां आया कितना एनर्जी खर्च होगा, ये पता करने को बोलेगा। या पूछेगा उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना है, या पूछेगा उसका वेवलेंथ कितना है। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये होगा, हाँ सर। और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होगा। हाँ सर। अरे बात समझ HCy में लैम्डा। है ना, हाँ सर। डेल्टा ई। अच्छा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देख तो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यही है ना। हाँ सर।
अच्छा हाँ, यहाँ से है बोलते तो। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो करना, मैथ चल रहा, 1/λ इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई Hc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z हाँ स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। अगला हाँ सवाल सर। का जवाब देना अब, हाँ? बोलना बेटा H वेरिएबल टर्म या कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट Constant sir. ये That is constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट। C will be आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरिएबल। constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अरे वेरिएबल दो ही है, N और Z, हाँ सर। है ना? तो हाँ ये सर पूरा टर्म सॉरी। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। हाँ हाँ सर। सर। ये पूरा कांस्टेंट को ऊपर फॉलो करना लिख रही है, पूरा कांस्टेंट को एक नया नाम देने जा रहे हैं बेटा, देख तो, R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। बोल व्हाट इज R हियर? आर क्या है? तुम लोग Ionization बताएगा of बेटा, hydrogen. ढक्कन पूछेगा मेरे से। सर कांस्टेंट है। कौन सा सर कांस्टेंट है ये? सर Ionization of आयोनाइजेशन hydrogen by Hc. एनर्जी बाय Hc। अरे इससे पता चल रहा कि तुम लोग कितना पढ़ के आया। छोड़ दे बेटा, तुम लोग का बस का बात नहीं है, ठीक है? आंसर दे रहे बेटा, आंसर देखने के बाद अगर शन फिल होगा तो देखना, पास में पानी का बोतल होगा, उसमें ढक्कन होगा, डूब के मर जाना बेटा। इसके ऊपर 1 घंटे का पूरा क्लास करा दिए तुम लोग का, तुम लोग आर नहीं पहचान पाए, वेरी गुड। अबे तुम लोग को तो ये फॉर्मूला देखते ही पकड़ लेते सर, ये तो वही फॉर्मूला जो आप स्पेक्ट्रम में पढ़ाए थे, कोई नहीं पकड़ा इसको। क्या ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा आप लोगों को? 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, नहीं याद आ रहा? आर का नाम रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट का देखो तो ये वैल्यू नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, तो फिर क्या तुम लोग पीछे का अपडेट करके आए बेटा? आज तो बोला हाँ सर आप होमवर्क दिए थे कि पहले से पढ़ कर आने को, तो क्या पढ़ के आए बेटा पिछले क्लास को? तुम तो अपडेट ही नहीं किया तुम लोग। जवाब दो, चुप मत बैठो, जनता हाँ। जवाब चाहती है, जवाब दो। हाँ सर पढ़ाए थे ये वाला। आ रहा पढ़ाए थे अठारह सर। मुरम वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? देखना बेटा, कोई तो ट्राई कर देखना, पास में चाय का प्याला, उसमें पानी डाल के डूब के मर जा, कहीं तो डूब के मर तुम लोग। ए थॉमसीना बेटी, ए थॉमसीना बेटी, सामिया जी सर बोलिए। किसको बोल रहे बेटा? तुम थॉमसीना हो ना? नहीं थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा सा। आवाज बोले, तुम थॉमसीना हो ना बेटा? जी सर। तो बेटा क्या तुम भी इसी पैटर्न पे देख लो, तुम्हारे देख लो तुम्हारे जो क्लासमेट उनका हालत देख लो, आप भी इसी में रहना तो देख लो। कोई पीछे का पढ़ के अपडेट करके नहीं आता है बेटा, बार बार बोल रहे हैं 11 12 9 10 से डिफरेंट है, संभल बेटा संभल बेटा, तुम लोग संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, जब ठोकर खा के गिरोगे तो समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगा, सिलेबस इतना वास्ट है ना बेटा, अगर देर में नहीं टूटा तो मेकअप नहीं कर पाओगे। तो सुनो, आपके पास ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एनर्जी पता करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी पता करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का वेवलेंथ पता करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का वेव नंबर पता करो। याद करो, ये आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाने का टाइम पे बताए थे, एक पता सब पता, अगर इन चार में से एक भी आप पता कर लोगे तो सब पता चल जाएगा, याद है? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ दोबारा देखो, तो अगर एनर्जी निकालने को बोलेगा तो आपका फॉर्मूला होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। और अगर पूछेगा Z फ्रीक्वेंसी तो बोल इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। हाँ सर। तो एच न्यू का मतलब अगर न्यू को यहां रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय H, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। और अगर वेवलेंथ पूछेगा तो 1/λ, जिसका एक और नाम वेव नंबर भी है, इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये रहा आपके पास 3 फॉर्मूला, नोट करो, प्रॉब्लम बनाएंगे, चलो काम पे लगो। कर लिए।
कर लिए। ये देखो पहला क्वेश्चन, पढ़ो पहले आप लोग। पढ़ने के बाद मेरे सवाल का जवाब देना। पढ़ लो पहले। पढ़ लिए। तो बोल बेटा, आपके क्वेश्चन में क्या मांगा है? सर वेवलेंथ। वेवलेंथ मांगा है। वेवलेंथ। वैल्यू 1 दिया है, हाँ सर। हाँ वैल्यू 2 दिया हुआ है। और हम हाँ लोग सर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा? ये फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ सर। किस एटम की बात हो रहा क्वेश्चन में? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन। मतलब जेड का वैल्यू हाइड्रोजन। 1, तो जेड लिखने का और जरूरत नहीं है बेटा। हाँ नहीं। सर। अब ऑप्शन देखो, मीटर में दिया हुआ है, एसआई में। तो बोलो तो आर का वैल्यू एसआई में कितना पढ़ा है? नहीं याद है तो बोलो एक बार फिर से। 1.09। 1.09 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, यही होता है ना मीटर में? हाँ सर। 10 टू द पावर ऑफ 7 लिखेंगे। 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 4, यही होगा। हाँ सर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 1.09 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3/4 आएगा। लेकिन ये हाँ सर। 1/लैम्डा का वैल्यू आया, तो लैम्डा क्या होगा? उल्टा कर देंगे बेटा। हाँ सर। उल्टा करने का मतलब अब क्या होगा? बोलो। ऊपर होगा 4, 4 डिवाइड बाय नीचे होगा 1.09 इंटू 3 होगा। हाँ सर। और कौन होगा नीचे? 10 टू द पावर 7। और अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर 7। हाँ सर। या अब अपना ऑप्शन देखो। तो ऑप्शन बोल रहा सब में तो यही दिया, कोई बात नहीं, यानी हमारा खेल इस पे अब डिपेंड कर रहा है ना? हाँ सर। तो हमारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ देखो। हमारा खेल डिपेंड कर रहा है 4/1.09 इंटू 3। सी होगा आंसर सर। C होगा। समझ में आ गया ना लॉजिक? क्योंकि हाँ सर। इसको देख के समझ में आ रहा है कि आंसर 1 के आसपास होना चाहिए, नहीं? हाँ सर। तो आंसर सी होगा। आया समझ में बेटा कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो अगला क्वेश्चन बेटा। पढ़ लिए सर। क्या मांगा इस बार? सर एनर्जी। अब आप बताओ बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/n1² माइनस 1/n2²। किस एटम की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? सर कोई भी आइटम तो तो हाइड्रोजन। क्या सिखाए थे? जब कोई एटम का बात नहीं होगा तो हम लोग किस एटम को मानकर चलेंगे? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन। जेड हाइड्रोजन। खत्म, जेड छोड़ दो। हाँ। अब आंसर अर्ग में दिया हुआ है। अभी अभी एक बेटा बताया था, अर्ग में बोल तो बेटा इसका आंसर वैल्यू बोल। 10 टू द पावर 7 है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का अर्ग में वैल्यू बोलना। 2.18 10 to power -11। हाँ, -11 अर्ग। यही तो सब C याद होगा नहीं, सर। अभी भी बेटा याद नहीं कि फिर से बोल रहे बेटा, अभी भी टाइम है, छोड़ दे साइंस, कुछ और पकड़ ले। और नहीं तो कंटिन्यूटी मेंटेन कर, पीछे का अपडेट करके रेडी होकर क्लास में आओ। अदरवाइज यकीन मानो कुछ दिनों के बाद आपका केमिस्ट्री फिजिक्स से बेटा नफरत हो जाएगा, लगेगा सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कुछ पड़ेगा कैसे पे, उसके पीछे खटना पड़ेगा। तो इसका मतलब पुट करेंगे 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। बोल n1 का वैल्यू कितना दिया? 1। और n2 का वैल्यू कितना दिया? 3। यही होगा। हाँ सर। यानी कि हाँ अब हमारा कैलकुलेशन से क्या आएगा बेटा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू 8/9। 9। हाँ सर। अब रफली सोच, यहां से सोच, 8 दूनी 16, तो आंसर 16 समथिंग। 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। डी। बोलो। आंसर। यहां तक ओके है तो? हाँ सर। हाँ है तो। अब क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है इसका? सर बी। ऑप्शन डी। बॉम्बे, दिल्ली। दिल्ली। पढ़ो इसको। फ्रीक्वेंसी।
कर लिए सर। अब बताओ इस बार क्या मांगा है बेटा? सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मांगा है ना। और जो फ्रीक्वेंसी मांगा है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी का Frequency. फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आपको? तो अभी भी देखो, आपको हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ब्रैकेट के अंदर में 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इनटू z। अगेन हाइड्रोजन का मैटर, z छोड़ दो, यही है ना। हाँ और आंसर, और यहाँ पर देखो मामला सब तो दे ही दिया, तो बोलो इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पर आएगा बेटा 15/16। पुट करके देख लो, 1/1 - 1/16 होगा। जी सर। हाँ। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? 10 का पावर को कर ले, बोल। ऊपर 18 नीचे 34, कितना आएगा? 15 16 16 है ना। तो हाँ मेरे पास क्या आ रहा, फॉलो करना, 2.18 इंटू 15/6.625 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻what? 16। अच्छा देख, तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सर हाँ सर। सर क्यों सर ऐसा किए, बोल तो क्यों ऐसा किए? बोले सर वहाँ पर ऑप्शन एक में तो बढ़ा के सब यहाँ से 10⁻15 में रखा है, उसको 15 में रख दे फिर। हाँ सर। अब एक लमसम कैलकुलेशन कर, बोल। नीचे 16 ऊपर 150, लगभग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार। 9 के 144 होता है हाँ सर। है ना। 2 से काट, लगभग कितना पड़ जाएगा? 3.33। 3 बार। इसको काटेगा, लगभग 3 बार जाएगा। बोल आंसर कौन सा मैच कर रहा? जी। डी। डी है सर। समझ में? डी सॉरी। सर हाँ। बोल बेटा। सर N4 से N1 आ रहा है ना? हाँ सर N4 से N1 आ रहा है तो हाँ, तो बोलना बोल। एब्जॉर्ब्ड होगा। सर 1/n1 स्क्वायर, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा यही सर। चीज गलती कर गए, यही चीज थोड़ी देर पहले समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, आंसर सेम n1 होगा। विल बी ऑलवेज योर लोअर ऑर्बिट, अच्छा सर ठीक। है ना। और n2 यानी इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में एनर्जी एमिट हो रहा है सर। हिट हो रहा है। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ, चलो पढ़ो इसको। सर मेरा सर वाईफाई से चला गया था हाँ, तो बुलाओ उसको, आओ करो, बुलाओ सर, बुलाओ। मतलब सर मैं पता नहीं सर, अपने मन से सर, और ये होने लगा अरे बुलाओ ना वाईफाई को, अरे वाईफाई आ भाई, आ भाई। अरे नहीं सर, नहीं आया? इधर तेरा- सर आ गया, अभी तो आया, इसलिए तो ज्वाइन कर पाया। मुबारक, मिठाई मंगो, मिठाई मंगो, सबको खिलाओ। अरे नहीं सर, हाँ? नहीं है, पढ़ क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़। डायनाइजेशन ऑफ इंटरफेलियर ऑफ हाइड्रोजन। सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ सर? हाँ आएंगे, सब बात करें। पढ़ लिया बेटा? हाँ सर। क्या मांगा है पहले वो बता। एनर्जी। मांगा सर। कब? यहाँ से मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही है ना। हाँ सर। और बेटा आयनाइजेशन एनर्जी हाँ। का एक और नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का एक और नाम क्या है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो चल अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, बोल। जो गिवन है वो पुट करेंगे, तो कितना पुट करेंगे? 1.312 इंटू 10⁻⁶। हाँ सर। और ब्रैकेट में पुट करेगा तो कितना आएगा बेटा? 3/4 आएगा, चेक कर तो। हाँ जी सर। सर। और देख ऑप्शन में सबका पावर कितना रखा? 5 रखा है। तो बेटा अगर इसको हम 5 बनाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दे, हाँ सर। तो 4 से काट, लगभग कितनी बार जाएगा? 7 बार। हाँ सर। और 7 इंटू दिस, यानी आंसर 7 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत क्लोज ऑप्शन दे दिया डी बेटा। दिल्ली। सर ए। दिल्ली, दिल्ली। थोड़ा सा चेक करना होगा, यहाँ का ऑप्शन क्लोज है बेटा, आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। तो ये देख, जेईई मेंस 2008 का क्वेश्चन था। अब आप तो देखो, इसमें हम क्या दिखाएं आपको? सब कुछ दिखा दिए कि एनर्जी पूछेगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे और वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। यस अब सर। बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखें कि बोर्स का गलती क्या क्या था।
तो बोर्स का कई गलती बेटा आपको समझ आएगा भी और कई नहीं समझ में आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे रदरफोर्ड का कुछ गलती हम लोग को समझ में नहीं आया था। याद है रदरफोर्ड का एक गलती था कि रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन उस वक्त तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े नहीं थे बेटा, तो कैसे समझेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ मामला आएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि बोर्स थ्योरी, फिर से जवाब दे रहे, बोर्स थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। सिंगल पे सर, सिंगल इसका ड्रॉबैक में आ गया कि वो फेल टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब ये फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसके लिए वेट करना होगा। ये रिलेटिव इंसेंटिसिटी क्या होता है, इसके लिए वेट करना होगा। जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए भी वेट करना होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद करो, ये सब बात किए थे, इसके लिए भी वेट करना होगा। और जानते हो बेटा इस प्रिंसिपल के बाद पूरा कंसेप्ट ही बदल जाएगा, आपका नजरिया बदलने वाला है, उसके लिए वेट करेंगे। हाँ एक बात कर सकते जो आपको हम पहले भी बात बताए थे, पढ़ते बेटा ये वाला लाइन क्या बोल रहा है उसका ड्रॉबैक में। सर वो फॉर्मूला सर, वो उसको हाँ बता याद है ना, दीजिए कैसा है। याद है हाँ सर। पिछले क्लास में ये कहानी सुनाए थे ना कि जब बोर्ड से पूछा गया कि भाई आप जो बोले कि एंगुलर मोमेंटम माने एमवीआर का जो वैल्यू होगा वो h/2π होगा, तो ये क्यों नहीं होगा, कोई ये कहां से आया, तो बोर्ड क्या बोला था जानी ना, नहीं पता कैसे आया, बोर्ड चुप हो गया था। है ना। हाँ सर। हाँ नो जस्टिफिकेशन वाज गिवन, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो चलो बात करेंगे आगे चल करके। अब आप बात करते देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। सोमरफेल्ड एटम। हाँ तो बोर का पढ़ाई के बाद बोर का मॉडल के बारे में पढ़ लिए। बोल अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, चल कुछ सवाल का जवाब दो। बोल व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट। सर्कुलर। सर्कुलर, वेरी गुड। सर्कुलर सर। क्या हर ऑर्बिट पे घूमने का परमिशन है। नहीं सर। नहीं सर। ऑर्बिट पे घूमने का नहीं, परमिशन सिर्फ सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा या उसका मल्टीपल होगा, हाँ सर। यही था ना। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो क्या वो एनर्जी लूज करेगा, नहीं सर। नहीं। कब लूज नहीं। करेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा। हाँ सर। कब गेन करेगा, जब नीचे से ऊपर जब जाएगा। सब है ना? नीचे से ऊपर जाएगा। ये हो गया बोर का मॉडल। अब आप बात करते हैं सोमरफेल्ड का मॉडल। लेकिन सोमरफेल्ड का मॉडल में बेटा आपको एक दो दिक्कत आने वाला है, वो दिक्कत जब तक एंड तक नहीं जाओगे क्लियर नहीं होगा। क्या दिक्कत है, ये देखो ये दिक्कत है, ये स्पेक्ट्रल लाइन फाइन स्ट्रक्चर, ये मतलब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेंडिंग में डालना होगा बेटा ये मैटर को। और ये मैटर यहाँ दोबारा आने वाला है। उससे पहले एक और बात, क्या आपको पता है कि ऑर्बिट का कंसेप्ट को कौन डिस्कवर किया था। सर रदरफोर्ड। वो अबे लिख दिया बे बोर ढक्कन। क्या देख करके गलती, क्या हालत है। सर देखे नहीं थे हम सर, सोच। बोर ऑर्बिट का कंसेप्ट को डिस्कवर करने वाला कौन था, बोर। अब सुनो एक नया कंसेप्ट अब आपके सामने आने वाला है। क्या है बेटा, सब ऑर्बिट। और अगर इसको एक लॉजिक से आपको हम बताना चाहें तो इसका बेटा लॉजिक ऐसे समझ के रखो, यहाँ देखो कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट पाया जाता है बेटा। सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है सर। हाँ यही सब बात है। अभी ऑर्बिटल क्या होता है ये कुछ नहीं पढ़ाया गया आपको, इसीलिए तो बोले बेटा एक ऐसा फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे भी आपके सारा कुछ नया टर्म आने वाला है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते, चाप लेने का कोई जरूरत नहीं। तो सुन, इसको याद रखने के ट्रिक बता दे रहे, सुन। ऑर्बिट का मतलब बिल्डिंग, सब ऑर्बिट का मतलब फ्लैट, और ऑर्बिटल का मतलब रूम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब आदमी। देख तो अब लॉजिक समझ में आ रहा। जिस तरीके से बिल्डिंग के अंदर फ्लैट होगा, फ्लैट के अंदर में रूम होगा, और रूम के अंदर में इंसान पाया जाएगा, उसी तरीके से एटम के अंदर में ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर कौन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फिलहाल ये लॉजिक से काम चलाओ, फिर आगे चल के समझाएंगे। यहाँ तक ओके बेटा। जी सर। हाँ सर। अब आओ सोमरफेल्ड का मॉडल क्या कहता है। सोमरफेल्ड के मुताबिक हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन जो पढ़े थे, याद है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन, उसके अंदर कुछ और पतला पतला लाइन पाया जाएगा। उसको क्या नाम दिया गया,
फाइन स्ट्रक्चर। और यही Fine बात आया था, नहीं structure. बेटा यही बात यहाँ आया था, फाइन स्ट्रक्चर, है ना। बस हम्म। नाम याद रखना है। क्या ये टर्म, ये लाइन आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ सर। फर्स्ट टाइम का मतलब उसको क्या कहते हैं बेटा, पहली बार जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते फंडामेंटल हैं? और फंडामेंटल को क्या करेगा, रट जाना है। Fundamental. याद कर, समझा देंगे आगे चल करके, याद रहेगा तो ही समझा पाएंगे कि क्या, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर में और पतला पतला लाइन पाया गया है, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। और इसी फाइन स्ट्रक्चर को एक नया नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसका? Azimuthal quantum. क्वांटम नंबर। हाँ। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कवर करने वाला कौन? सोमरफेल्ड। Sommerfeld. ठीक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या? के के। जब डिस्कवर हुआ था तब सिंबल के था बेटा, पर याद रखना आज के दौर में उसका सिंबल एल है। एल L. होता है। वैसे एक और जानकारी दे दे यहाँ पर है, ऑर्बिट को कौन डिस्कवर किया था? बोर। बोर सर। Bohr. और जिस तरीके से, सुन ले, और एजीमुथल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम सुन ले, सब ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का भी दूसरा नाम सुन ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। ये ऑर्बिटल को quantum क्या number का कहते जब हैं? पढ़ाई पढ़ाएंगे बेटा तब यहाँ पे सब आएगा, फिर से दोबारा आएगा, फिलहाल सर ये ऐसा सर प्रिंसिपल क्वांटम क्वेश्चन में दे देता है सर ऑर्बिट की जगह। हाँ बेटा, ऑर्बिट की जगह वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे देगा। हाँ क्या वो नहीं सर समझा? ऑर्बिटल का कोई दूसरा नाम? अभी ऑर्बिटल पे क्यों जा रहा है? एक एक पार्ट पकड़ना, ऑर्बिट से सब ऑर्बिट तक तो पहुंच। अभी बिल्डिंग लेकर फ्लैट में गया नहीं, कमरा देखना, पहले फ्लैट तक तो पहुंच। ठीक है। ठीक है, हम ठीक है। आएंगे बेटा, कोई बात नहीं है। तुम लोग तो, अच्छा एक बात बताओ तो बेटा लोग, तुम लोग खुद ईमानदारी से, आप लोगों को समझाने के लिए जरूरत पड़ने पर एक ही टॉपिक हम कितनी बार पढ़ा के अलग अलग एंगल से मिनिमम 3 बार तो दिखाती है ना बेटा, इधर हाँ से सर। उधर से, है ना? काहे हाँ टेंशन सर। ले रहा है? बस जो पकड़ा रहे हैं उसको पकड़ के रख। तो क्या पकड़ के रखेगा, ध्यान से सुन। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, पहला कहानी यहाँ तक पकड़ के रख। दूसरा बात ये याद रख कि ऑर्बिट का एक और नाम है, ऑर्बिट का एक और, ये तो तुमको पढ़ा दी थे बेटा, ऑर्बिट का कई सारा नाम से आपको मुलाकात हाँ सर। ऑर्बिट हाँ का नाम शेल, ऑर्बिट शेल। का नाम एनर्जी लेवल, हाँ सर। ऑर्बिट का नाम लेवल, और ऑर्बिट का एक और नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल स्मॉल एन, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल के अभी एल है। याद रख इसको, ठीक है। हाँ सर। सर अब एक और कहानी सुनो, अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री, ओवल। होगा सर एलिप्टिकल। हाँ एलिप्टिकल, एलिप्स, ठीक है। और एलिप्स के अंदर में बेटा दो तरह का रेडियस होता है या एक्सिस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। Minor axis. देखो तो बात समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। माइनर एक्सिस का सिंबल बी, मेजर एक्सिस का सिंबल ए। ये अब कुछ प्रॉपर्टी बता रहे, ध्यान से सुन, अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे बेटा, अभी आपको मैथ्स पढ़ा रहे, एलिप्स का प्रॉपर्टी बता रहे। तो सुनो, अगर ए हमेशा बी से बड़ा होगा, यानी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा। ए बी के बराबर भी हो सकता है, यानी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बराबर हो जाए, और ये दोनों जैसे ही बराबर होगा इसका मतलब जानते हैं वो क्या बन जाएगा? सर्कल हो जाएगा। सर्कल हो जाएगा। सर्कल। लेकिन ये याद रखना, ए कभी भी बी से छोटा नहीं हो सकता, नेवर। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो लेकिन सकता। ए बी से बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, हाँ और ए बी से जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो कुछ इस तरीके का मामला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ देखिए सर। इसमें ए हाँ। ज्यादा बड़ा हो गया और बी छोटा है, हाँ, ऐसा को किस नाम बहुत से छोटा। पुकारेंगे? नैरो narrow एलिप्स। पहले यहाँ लैंग्वेज समझ ले, ए बी के बराबर हुआ तो सर्कुलर, ए बी से बड़ा हुआ तो एलिप्टिकल, और अगर ए बी से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो नैरो narrow अब ellipse। सुन, ए देख आ गया ये वर्ड हाँ आ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? और सब ऑर्बिट। अब ऑर्बिट। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। अच्छा अब साथ में एक और इंफॉर्मेशन सुनो, के का जो वैल्यू है इन एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है? 1 to n। 1 to n। अब ये सारा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनना बेटा, ये सारा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सोमरफेल्ड का ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने वाला, ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस ले रहे,
और बात करना बेटा। बोल लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप में से कोई बताएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा सर। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट, ऑर्बिट। रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। ऑर्बिट। अब अगर n का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू क्या होगा ये बता। सर उसका छोटा पार्ट है सर। अरे 1 तो ही क्या हमको हुआ? लगता है सर। अरे क्या 1 बोला? होगा सर। यहाँ देख के क्या बोला? के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर के 1 to n। n। तो अच्छा, पुट infinity। करना बेटा। n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 to 1। हाँ सर। हाँ। k का वैल्यू 1 to 1 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 1 तक मतलब एक ही होगा ना? हाँ सर, एक हाँ, हुआ हाँ। सर। हाँ सर। और सोमरफील्ड क्या बोला कि n बाई k का रेशियो जो होगा वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो के बराबर होगा। यही बोला है ना सोमरफील्ड? हाँ। अब n बाई k का वैल्यू पुट कर तो बोल a बाई b का वैल्यू क्या आएगा? 1 1 1 a इक्वल्स टू क्या आएगा? b। बी। तो यहां से ये पता चलता है कि सर्कल जो है। फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो हमेशा सर्कुलर होगा। बोलो यहां तक का बात समझ समझ में गया। आ रहा है? जी सर। समझ हाँ गए। सर। आगे बढ़े बेटा। जी हाँ सर। सर। चलिए फिर से बात करते हैं, दोबारा फिर से समझेंगे। हाँ बेटा, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्बिट। तो बोल सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू 2 सर। 2। 2 2 अब यहां से देखना किसका किडनी में दम है। बोल बेटा k का वैल्यू 1 to 2। 2 1 to 2। 1.5 1.5 1 to 2। 1.5 हट बे गधा, एवरेज थोड़ी ना निकालना है। 1.5 1 से लेकर 2 तक। तो 1 1 to to 2 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 भी होगा और 2 होगा। यहाँ k का 2 वैल्यू होगा। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ, हाँ हाँ। सर। हाँ अब आगे सर। समझ। अगर k का यहाँ 2 वैल्यू होगा तो 2 कंडीशन पे बात करेंगे, समझना। a बाई b इज इक्वल्स टू n बाई k इज इक्वल्स टू 2 बाई 1। एक कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा हाँ। कंडीशन बन सकता है a बाई b इक्वल्स टू n बाई k इक्वल्स टू 2 बाई 2। 2/2। गॉट इट? यस हाँ, हाँ सर। सर। कि फर्स्ट केस में क्या आया? फर्स्ट केस में a बाई b इक्वल्स टू 2 आ रहा और सेकंड केस में a बाई b इक्वल्स टू 1 आ रहा। 1 यानी कि यहाँ पर 1 होने का मतलब ये सर्कुलर हो गया सर्कुलर हो गया। और यहाँ पर 2 होने का मतलब क्या हो रहा है? Elliptical। Elliptical। एलिप्टिकल हो गया। तो सेकेंड ऑर्बिट कैसा होगा? ध्यान से सुन। सेकेंड ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी हो सकता है। यानी सेकेंड ऑर्बिट का कितना पॉसिबिलिटी है? 2 सर। और ये 2 पॉसिबिलिटी का नाम सुन ले। इस 2 पॉसिबिलिटी का नाम हुआ सब सब ऑर्बिटल। हाँ। अब खेल को और अच्छे से समझो बेटा। तो अगर एक सवाल पूछे कि बताओ बेटा लोग सेकेंड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पॉसिबल है? 2 2। आ रहा समझ में बात? जी। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और एग्जांपल पे बात करते सर मतलब एक फ्लैट में कितना रूम अकोमोडेट हो सकता हैं। अभी रूम नहीं बेटा, एक बिल्डिंग में कितना फ्लैट अकोमोडेट हो रहा है। रूम कहाँ पहुंचे? रूम तो ऑर्बिटल है। है? हाँ हाँ सॉरी सर। अभी आप ऐसे समझो, अब सही पकड़ रहे लॉजिक कि एक बिल्डिंग में कितना फ्लैट है ना? फिर बात करेंगे हाँ हाँ हाँ। कितना रूम है और फिर बात हाँ। एक रूम में कितने लोग हैं। हाँ। कब आएगा बात आगे चल करके। अब चलो बात करते हैं बेटा थर्ड ऑर्बिट का। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ऑर्बिट। बोल बेटा थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 3 3 1 वैल्यू 3 1 2 3 1 2 3 इसका मतलब यहाँ पर n बाई k इक्वल्स टू a बाई b इक्वल्स टू 3 बाई 1। 3/1 एक होगा a बाई b इक्वल्स टू 3 बाई 2 और एक होगा a बाई b इक्वल्स टू 3 बाई 3। 1। हाँ सर। इसका मतलब होगा यहाँ a इज मच मच ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड a इक्वल्स टू b। A is equal to इसका B। मतलब सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता Elliptical है, Narrow ellipse। है ना? तो यहाँ पर कितना हाँ, सर। पॉसिबिलिटी हुआ बेटा? 3 और तीनों पॉसिबिलिटी का नाम सब सब और सब ऑर्बिट। Suborbit। सब ऑर्बिट। तो बोल थर्ड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? 3 लॉजिक यूज कर तो बे। बोल सेकंड में कितना सब ऑर्बिट? 2 थर्ड में, 3 चार में, 4 3 जितना में, सर 4 जितना शेल बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑर्बिट सब ऑर्बिट बढ़ता तो जाएगा। एक और कंसेप्ट दिमाग में बैठा ले। अगर आपसे पूछेगा कितना सब ऑर्बिट बनेगा तो जवाब होगा जितना ऑर्बिट होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक सब ऑर्बिट बनेगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 सब ऑर्बिट बनेगा, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5। 5। हाँ सर। देख तो अगला नीचे का सिर्फ डायग्राम देख, बाकी तो समझा दिए। नीचे का डायग्राम देख, बोल कौन सा सब ऑर्बिट है ये? 5
पाँच। देखो 5 सब ऑर्बिट दिख रहा है कि नहीं, और जी कंडीशन सर। हाँ सर। धीरे धीरे सर्कल से इलेप्टिकल हो रहा है। बोल बाबू, हाँ हम टू क्लास नीचे क्लास। हाँ बोल बोल। हम्म, আমাকে একটু সময় দেন, আমি কাজ শেষ হয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছি। बोल बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। सर। है ना? देखो तो जैसे जैसे बेटा बोलो ना, सर्कुलर, एलिप्टिकल, और नैरो, और नैरो, और नैरो। तो अब फिर से एक बार याद कर, पिछले क्लास में बात की थी, तो चलो एक बात करते। बोल, रदरफोर्ड के मुताबिक ऑर्बिट का शेप क्या था? सर स्पाइरल। स्पाइरल सर। स्पाइरल। स्पाइरल। और बोर के मुताबिक ऑर्बिट का शेप क्या था? सर्कुलर। सर्कुलर। और सर्कल। सोमरफेल्ड के सर्कुलर। मुताबिक ऑर्बिट का शेप क्या हुआ बेटा? सर तीतर। Elliptical। यहाँ तक क्लियर है मैटर? सर इसके साथ सर सर्कुलर भी तो हुआ सर। हाँ, सर्कुलर भी है, और साथ में ये भी याद रखना, सोमरफेल्ड जो था वो आपको सब ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था। और ऑर्बिट का कंसेप्ट कौन दिया था बेटा? बोर। बोहर। बोहर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे क्वेश्चन आ गया, आंसर दे। सर ये सर। समरफील्ड सर। समरफील्ड। सोमरफील्ड। 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 नाम बहुत अजब अगर है यहाँ सर। तक ओके है बोल तो बेटा गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर ओके। हाँ ओके सर। है सर। अब अगला टॉपिक हेडिंग क्या पढ़ बेटा? डी ब्रॉगली। हाँ, डी ब्रॉगली थ्योरी। और सुनो, सर नाम इतना डेंजर थ्योरी ब्रूस कितना ली का याद आ गया सर। अब कौन बोल रहा है नाम इतना डेंजर? नाम बोलते रे, कौन था रे? सर ब्रूस ली का याद आ रहा है। वो बैच ब्रूस ली? हाँ सर ब्रॉगली ब्रूस ब्रॉगली ली। से ब्रूस ली? हाँ सर। ए, तेरा नाम क्या है रे? अनुरोध सर। हाँ, अनुरोध। हाँ तुमको सर। पता है, जब तुम्हारा नाम हाँ। ये डी ब्रॉगली सुना तो बोला ये कैसा नाम होता है सर अनुरोध? अनुरोध है सर हाँ ऐसे हाँ। तो वे बोला ये कैसा नाम है अनुरोध, वो भी सुन के यही बोला था। अरे सर जिंदा है। नहीं तो जाके मिल ले ऊपर। नहीं सर नहीं जाना। आगे बढ़े बेटा, सुन ले। हाँ सर। तो सुन, अभी तक सुन ले बेटा लोग, अभी तक आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पढ़े हैं बेटा, यहां से पूरा का पूरा खेल बदलने वाला है, पूरा एक नया कंसेप्ट आने वाला है। और जैसे कि बोलते हैं बेटा हमेशा से कि हर पढ़ाई का पहले एक फंडामेंटल आता है जिसको याद रखना है। तो क्या इससे पहले डी ब्रॉगली थ्योरी कभी पढ़े बेटा? नहीं पढ़े नहीं ना? सर। नहीं नहीं सर। नहीं। अब आपको फंडामेंटल याद रखना। क्या फंडामेंटल है? सुनो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, दुनिया का हर एक चीज, एवरीथिंग के पास दो प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल नेचर। पहले इसको समझो, ये फंडामेंटल है, पहले घोल के पी जाओ कि दुनिया का हर एक चीज के पास डुअल नेचर पाया जाएगा, वेव एंड पार्टिकल। और अगर इसको समझना तो अब इसको और दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर वेव नेचर है तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर उसका पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब उसका मास होगा। हाँ सर। पहले ये फंडामेंटल घोल के पी जाओ बेटा, फिर आगे समझने का बाद ही आएगा। तो क्या याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हर एक चीज के पास क्या नेचर है? वेव और पार्टिकल। वेव और पार्टिकल। वेव नेचर एंड पार्टिकल। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या समझोगे बेटा? वो जिसका मास। और वेव नेचर का मतलब क्या समझोगे? जिसका फ्रीक्वेंसी और इसके पास frequency होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा बात? जी सर। हाँ। अब एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं। नितिन, आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। तो नितिन का सवाल नितिन के लिए कि बोल नितिन, डी ब्रॉगली बोला दुनिया का हर एक चीज के पास डुअल नेचर होगा, वेव, पार्टिकल। तो नितिन के पास कौन सा नेचर है? वेव सर। पार्टिकल सर। सर पार्टिकल से मास है तो
दोनों है और बोलो, और सुनना चाहते हैं हम, और आंसर सुनना चाहते हैं। सर दोनों होगा सर, क्योंकि बोलते हैं दोनों hierarchy होगा। of दोनों होगा, दोनों भी भी दोनों। जोर हाँ सर। देकर बोले दुनिया का हर एक चीज पे दोनों होगा। हाँ सर, हाँ सर, सर याद बोले है। ना? दोनों होगा। हाँ दोनों सर। होगा। यहाँ तक हाँ। ओके है। जी हाँ सर। पर सवाल उठता है कि सर जब दोनों होगा तो मास वाला बात तो समझ आ रहा है, लेकिन नितिन का वेवलेंथ कितना होगा, नितिन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्या नितिन बॉडी सही लहरता है में? सर। ये एक सवाल आएगा। बोल, समझ में आ रहा बात? हाँ Yes, सर। हाँ सर। हाँ, तो चलो इसको भी समझाते हैं। तो सुनो, दुनिया का हर एक चीज के पास दोनों नेचर तो होगा, पर यह भी याद रखना कि जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा तो उसका वेव नेचर कम होगा बेटा, और जिसका वेव नेचर कम होगा, पार्टिकल नेचर कम होगा, उसका वेव नेचर ज्यादा होगा। पूरा हम ज्यादा इंसान होगा। क्या हमारा वेवलेंथ होता है बेटा? हाँ नहीं सर। होता है बेटा। अभी आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अभी हम नितिन का वेवलेंथ निकाल के दिखा देंगे कि नितिन का वेवलेंथ कितना होता है, लेकिन जो वैल्यू आएगा बेटा वो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा वेवलेंथ का कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका वेव नेचर को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। यानी नितिन का हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, उसका वेव नेचर कम होगा। कम होगा, बहुत चलो कम। समझाते हैं, और सब समझाएंगे। या फिर से देखो, बोलो E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। फटाफट जवाब देना बेटा, फिर पीछे ले जा रहे हैं। ये फॉर्मूला कौन बंदा दिया था? उस आदमी का नाम समरफील्ड। बताओ। सर सर बोर सर। बोर। बोर मत हाँ, कर दे, बोर 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 कर रहा तुम। सर बोर दिया था, उसको डिफाइंड सर समरफील्ड किया था ना। हुश हुश हुर्र। दरफोर्ड किया था सर। टैंक दिया था। ओ सर प्लैंक। इससे पता चला ना बेटा आप लोग पिछले क्लास में कितना पढ़कर आ रहे हैं। सर पढ़ के आए थे थोड़ा थोड़ा। अगला सवाल ये बताओ कि ये फॉर्मूला आपको कौन सा नेचर के बारे में बताना चाह रहा है? वेव नेचर बताना चाह रहा है कि पार्टिकल नेचर Wave, बताना sir. चाह रहा है? वेव नेचर सर। वेव नेचर। नेचर। तो सर फॉर्मूला में वेवलेंथ है, वेवलेंथ वेव का प्रॉपर्टी होता है ना? हाँ सर। हाँ। वेव नेचर का बात कर रहा है, एनर्जी। हाँ, अच्छा, ये फॉर्मूला कभी पढ़े हैं? नहीं सर, देखे हैं बहुत जगह। आइंस्टाइन फॉर्मूला। आइंस्टाइन का है। हाँ, ये कौन दिया था? आइंस्टाइन का दिया हुआ है ना? हाँ सर। अच्छा, इस फॉर्मूला को देख करके आप ये बताओ कि इस फॉर्मूला में कौन सा नेचर दिख रहा है? Particle, sir. Particle. पार्टिकल, क्योंकि यहाँ मास का बात हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। डी ब्रॉगली का बुद्धि देख क्या किया, वो बोला ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देख तो लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर सी क्या होता है सर इसमें? ऐ ले, कौन पूछा है बे? अब जान से मार देंगे। तो पढ़ कर आप बेटा, अब ये तुम लोग मूड खराब करने वाला बात कर रहे हो। अभी नहीं तक सर। अगर आपको इस चैप्टर में सी पढ़ा पढ़ा के बेटा थक गया, और आप सी पूछ रहा क्या है? कोई बताओ उसको सी, हम तो नहीं बताने जा रहे। वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम मिल समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट है सर। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। एक लेडी, एक गजनी, गजनी है बे, हर 5 मिनट में भूल जाता है, फिर बोलता है याद आ गया। हाँ, सर नहीं। तो देख यहाँ से सी और सी कटेगा बेटा, हाँ सर। तो बोल क्या बनेगा? एच बाय लैम्डा इक्वल टू सी। मास इनटू सी, हाँ सर। मास इनटू वेलोसिटी, ऑफ लाइट। हाँ सर। है ना? अब बता तो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी का दूसरा मतलब क्या होगा? मोमेंटम। Momentum. मोमेंटम। तो देख, तो ये अच्छा। फॉर्मूला बना, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। हाँ सर। हाँ सर। इस फॉर्मूला का नाम डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्वेश्चन। यहां तक समझ आ रहा है? जी सर। चलिए अगला सवाल का जवाब देना। बोल, ये कौन सा नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वेव नेचर। Sir, दोनों। वेवलेंथ। नेचर, sir. नेचर, वेव नेचर। वेव नेचर। Wave nature, sir. और ये Wave किसको nature. रिप्रेजेंट करेगा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। और दोनों देख तो, एक ऊपर एक नीचे, तो कैसा रिलेशन बन गया? इनवर्सली। Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा हाँ। तो वेव नेचर कम हो जाएगा। कम होगा। हाँ सर। हाँ बात समझ में आ रहा? हाँ। हाँ सर। चलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना बेटा वेवलेंथ का? एच बाई पी, बाई मतलब एच बाई एम इंटू वी कर दे, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक? हाँ। हाँ सर। आप लोग पढ़े हैं बेटा, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू हाँ काइनेटिक सर, हाँ एनर्जी। सर. हाँ सर। तो देखते एक और फॉर्मूला बनेगा, एच बाई अंडर रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर। है ना? और हाँ।
काइनेटिक एनर्जी का भी जगह पे आप लिख सकते हो 2 इंटू मास इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाँ वोल्ट। सर। हाँ हाँ सर। हाँ ये सर, कुछ हाँ फॉर्मूला सर। है बेटा, इसी फॉर्मूला पे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा। अब आगे सुनो, कुछ और बताने जा रहे हैं। नितिन, कॉपी कर ले। नहीं अभी सब सर। ठीक करवाएंगे, पढ़ने से पहले भूत मत बोलना। बेटा नितिन, बोलिए सर। तेरा वजन कितना है बेटा? 52। चलो मान लेते हैं नितिन का मास 50 केजी है, ठीक है, और नितिन के पीछे कुत्ता लगा दे, भगा उसको। ए नितिन बोल कितना स्पीड से भागेगा, अपना स्पीड बोल। ज्यादा नहीं सर। फिर भी कुछ तो बोलेगा, बोल कितना वेलोसिटी से भागेगा? तो 100 मतलब क्या, 100 किलो क्या बोल रहे थे? 100 मीटर पर सेकंड सर। 100 मीटर पर सेकंड, मजा यार की कोता है? बेटा 10 मीटर पर सेकंड भी नहीं भाग पाओगे, 1 सेकंड में 10 मीटर का छलांग लगा सर पाओगे? उतना पॉसिबल ही नहीं है 100 मीटर पर सेकंड। चलो ना एक ऐसा सर ले लेते हैं ना। 1 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं बेटा, हाँ सर। इतना तो कर सकते हैं ना कि सर 1 वो सेकंड तो में कितने चलना भागो। हो गया। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। सर अब अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये पता करना चाहें कि नितिन का वेवलेंथ कितना है, तो देख तो फॉर्मूला क्या बनेगा, h बाई बाय मास बी। इनटू वेलोसिटी। हाँ। और h का वैल्यू तो बेटा हमारा रटा हुआ होगा, कांस्टेंट है, 6 इंटू 6 हाँ, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 हाँ बाई मास 15। इंटू 1, यही है ना? हाँ सर। अब अगर इसको 52 आप सर। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो, थोड़ा कैलकुलेटर उठाओ कोई भी एक आदमी, सॉल्व करो, एग्जैक्ट आंसर बताओ तो कितना आ रहा है? उठा लिए सर, 1 सेकंड। एग्जैक्ट आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर 0.1325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.1235। क्या बोला? 1325। तो अगर 1.325 कर देंगे तब ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 35 मीटर। अब ये समझो, तो नितिन का वेवलेंथ का वैल्यू देख, बाकी छोड़ दे, हम सिर्फ इतना से ही काम चलाएंगे, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 35 मीटर। आपको क्या लगता है बेटा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 35 का मतलब समझते हो? हाँ सर बहुत छोटा, बहुत छोटा। जीरो लगाएंगे, 35 तो 0। 35 जीरो लगाने के हाँ, बाद सर। जाकर के 1 लगाएंगे, तो बोलिए वैल्यू हाँ। छोटा है ना बेटा। हाँ सर बहुत छोटा। इसी वजह से नितिन का वेवलेंथ हम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ काफी कम है, लेकिन है नितिन का यानी कि समझ लो बेटा, हर एक चीज के पास उसके पास वेव नेचर होगा और उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, ठीक है? हाँ सर। यहां तक ओके बेटा? यस सर। चलो फिर से समझते हैं, और पढ़ो पहला लाइन। पढ़ा? सर मिनट हाँ। पार्टिकल क्या? अच्छा ऊपर हाँ। वाला मिनट पार्टिकल। मिनट नहीं बे, माइन्यूट होता है, कहाँ अच्छा। मिनट लिखा हुआ है? माइन्यूट particle। माइन्यूट भाई। हाँ, ये छोड़ दो, ये गलत है। ये असल में देखो, माइन्यूट पार्टिकल का मतलब होता है छोटा पार्टिकल, जो बहुत छोटा होता है ना? सर अब बता, अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, लास्ट वाला। सवाल का जवाब दे, तो उसका कौन सा हाँ, सर। नेचर ज्यादा है? सर पार्टिकल अगर बहुत छोटा है तो उसका कौन सा नेचर ज्यादा है? वेव 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 वेव। नेचर ज्यादा है ना? एनीवे, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? हाँ इस फॉर्मूला से हाँ। ये आएगा, हाँ इसे ये आएगा, हाँ सर। इसी से हाँ। ये आएगा, और एक और हाँ। फॉर्मूला है बेटा ये, जो गैस लॉ चैप्टर से रिलेट किया गया है, लेकिन चूंकि अभी गैस लॉ आपको नहीं पढ़ाया गया तो इसको भी आपको हम नहीं समझा पाएंगे, तो इसको आप पेंडिंग में छोड़ दो, और ये वाला भी पेंडिंग में छोड़ दो अभी। लेकिन आपका मदर फॉर्मूला, ये मेन ठीक। फॉर्मूला क्या है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? सर ठीक है। T2 बाई T1 कैसा है सर? अरे गधा भी बोले ना, जो छोड़ दो तो उसके पीछे अच्छा सर छोड़ दे सर इसको, ठीक है। अभी हमको क्या बोले कि बेटा ये फॉर्मूला गैस लॉ से रिलेटेड है, हाँ सर ठीक। ठीक है? T1 T2 कैसा है वो यहीं से दिखा देंगे। पहले ये फॉर्मूला नोट कर, एक नोट कर, सिर्फ एक नोट कर, इसी से सब काम बनेगा। नोट कर, सिर्फ इसको नोट करो। हाँ सर। अरे देख, यहां से यहां मिला, बोल लैम्डा के साथ टेम्परेचर का रिलेशन। बोला सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स के साथ अंडर रूट। हाँ सर। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ना, देख तो 1 ऊपर है तो 1 नीचे है,
2 नीचे तो 2 ऊपर है और अंडर रूट, इसी का हाँ मॉडिफिकेशन चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। तो अभी तक क्या समझे हम लोग? अभी तक ये समझे कि डी ब्रॉगली के मुताबिक दुनिया का हर एक चीज के पास डुअल दो नेचर, नेचर है, पार्टिकल और वेव। नेचर। ठीक है, जिसका वेव नेचर ज्यादा होगा पार्टिकल नेचर कम होगा, जिसका कम होगा। पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा वेव नेचर कम होगा। यहाँ तक ओके है। यस हाँ सर। सर। अब हमारा पढ़ाई चलेगा इलेक्ट्रॉन पे। सबसे पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है या ज्यादा होता है? कम सर होता है। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम कम नहीं सर, होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत का कम। मास कम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम। कम होता है ना। इतना हाँ, कम होता है कि याद करो, पहला ही दिन में आपको जब हम इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास पढ़ाए थे, है कोई माइक अलाल जो बोलेगा रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पढ़ाए थे? सर 0 सर। वेल डन बेटा, 0 जीरो पढ़ाए थे, सर। है ना। तो इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बहुत कम है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, यानी इसका पार्टिकल नेचर बहुत कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर देखने को मिलेगा? वेव नेचर सर। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर। अब देखो आपका नजरिया यहां से कैसे बदल रहा है। इस टॉपिक के बाद से अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव के नजर से देखना शुरू करेंगे। देखो पहले कैसे पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया यहाँ से। ना इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। यस सर। बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन Yes. वेव है तो अब मजेदार चीज सुन। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमेगा, अब वो ऐसे घूमेगा वेव बन करके। बोल, खेल समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अलग लग रहा है लेकिन, हाँ, अलग है पूरा। क्या अलग है? सर वेव ऐसे से घूम रहा है सर, पहले गोल गोल घूमता था। कहाँ वेव गोल गोल घूमता था बे? अरे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता था। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता था, अभी भी गोल गोल घूम रहा है, लेकिन वेव के फॉर्म में घूम रहा है। समझा? हाँ सर। अब अगला पार्ट सुन। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इज वेव, हो गया साबित। हाँ सर। अब सुन डी ब्रॉगली क्या बोला। डी ब्रॉगली ये बोला कि जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बेटा इसको, जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव के मुताबिक घूमेगा तो बता सकते, ये फ्री हैंड डायग्राम बनाया बेटा, बता सकते इसमें कितना वेव बना। तो देखो यहां से शुरू किए, ये हुआ आधा वेव और ये हुआ आधा वेव, मतलब यहां तक एक वेव हुआ, फिर हाँ सर। आधा वेव, हाँ फिर सर। आधा वेव, एक और वेव हुआ, फिर आधा वेव और आधा वेव, यहाँ तक छह सर। कितना वेव हुआ? बोल। 6। यहाँ पर हुआ बेटा एक वेव, ये 2 हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, 5 हुआ। 5वां 6 हुआ, छठा। है कितना का वेव हुआ? 5 ही हुआ सर। 5। हुआ सर। या 1 हुआ, 6 या 2 हुआ। हुआ, या 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 वेव बना। 5। ठीक है, हाँ सर। सुन डी ब्रॉगली क्या बोला। अब आगे का डी ब्रॉगली का कहानी सुन। डी ब्रॉगली ये बोला कि जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा और जब वेव बनाएगा तो 1 वेव बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 3.5 वेव नहीं बनेगा। मतलब हमेशा होल नंबर पे वेव होल नंबर में होगा। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? जी सर। क्लियर है? बोल फिर से दोबारा, हम अब एक और एंगल से समझाने जाने वाले। यहाँ तक ओके है बेटा? हाँ सर। हाँ, जी सर। अब आगे सुनो, फिर से समझना बेटा। मान लो ये आपके पास एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में वेव बना। बोल कितना वेव बना है बेटा यहाँ पर? 10 3। 3। ठीक है, अच्छा 3। अब दोबारा देख, इसी डायग्राम को देख। मान लो ये जो लाल रंग है बेटा, मान लो वो आपके पास ऑर्बिट है, मान लो कि ऑर्बिट तो है ही, मान लो वो लाल रंग आपके पास एक तार है, उस तार को हम खोल दिए, ऐसे ओपन कर दिए। जब ओपन करोगे तब उसके अंदर वेव ऐसे दिखेगा, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। देख तो हाँ सर। अरे खेल समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपसे हम बात करेंगे तो बोल बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी का नाम वेवलेंथ। हाँ सर। यहां से यहां तक का दूरी एक और वेवलेंथ, यहां से यहां तक का दूरी एक और वेवलेंथ, है ना? 3 वेवलेंथ। 3 वेवलेंथ। अच्छा एक चीज और देख, तो बोल सकते हैं ये लाल रंग जो है, इस लाल रंग का वैल्यू 2πr होना चाहिए। सोच तो, यस हाँ सर। हाँ। ये समझ रहा है? हाँ सर। गोल करेगा तो 2πr होगा ना? हाँ सर। 2πr किसके बराबर हुआ? 3 लैम्डा के बराबर हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ। है ना?
हाँ सर। अगर इसमें हम 4 बना देते तो 2 पाई आर किसके बराबर होता है? 4 4 लैम्डा। 5 बनाते तो 5 लैम्डा के बराबर होता कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ अच्छा, क्या सर। 5.5 लैम्डा होता? नहीं नहीं सर। सर। नहीं ये- सर नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ बहुत सर। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखते हो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरल टर्म में कि ये तो हम नंबर लिए। अब अगर मान लो इन जनरल तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ एन हमेशा होल नंबर होगा। हाँ हाँ सर। सर। बोल बेटा लोग, Yes, हाँ sir. सर। आ रहा समझ में? यस हाँ सर। हाँ बहुत सर। बढ़िया। तो अब आपके पास सारा डिराइवेशन से क्या मिला कि मैथमेटिकली 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहां पर एन क्या होता है बेटा? हमेशा। होल नंबर। और एक चीज Whole बता दे रहे number. हैं, एन यहाँ पर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर। तो बोल, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना वेव बनेगा? 1 एक। वेव। एक। सेकेंड ऑर्बिट में कितना वेव बनेगा? 2। तो दो। सिंपल सा लॉजिक बन गया, जितना ऑर्बिट होगा उतना वेव बनेगा। यहाँ तक ओके? हाँ सर। हाँ जी सर। ओके। यहाँ तक ओके है बेटा? आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। बहुत सर। बढ़िया। अब आगे सुन बेटा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन और लैम्डा के जगह पर h बाई एम वी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखते हैं। अब हाँ यहाँ से हम सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फॉलो करना बेटा। 2 पाई को नीचे और एम वी को ऊपर ले जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखते एम वी आर इक्वल्स टू एन बाई एन एच बाई 2 पाई आएगा। हाँ सर। हाँ सर। आप में से कोई है जिसको पहचानता हो? है कोई माइका लाल? सर इंडिया सर वही तो था। बोर का और का तो बोर्ड से पूछा गया था ना कि एंगुलर वाला है MVR सर, एंगुलर। एंगुलर बोर्ड से मोमेंटम। पूछा गया था ना कि एमवीआर का वैल्यू h बाय 2 पाई कैसे आया? हाँ सर। नहीं मालूम। बता नहीं पाया, बोला जाने दो। कौन एक्सप्लेन किया इसको? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड। डी ब्रॉगली explain डी किया ना? ब्रॉगली। हाँ सर। यहाँ तक बात ओके है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो दोबारा बात करते, फिर से देखो, ये देखो। बोलो, डी ब्रॉगली के मुताबिक किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव बनाएगा कि ऐसे वेव बनाएगा? कैसे बनाएगा? पहला वाला की तरफ, पहला वाला की तरफ। फर्स्ट फर्स्ट 1 1 फर्स्ट 1। ऑप्शन। फर्स्ट। हाँ सर। अगर आपसे एक सवाल पूछ ले कि ये यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, क्या जवाब दोगे? सर जब Fifth- जितना fifth वेव होगा उतना orbit. बताएंगे काउंट सर। करेंगे, यहाँ से यहाँ एक वेव हुआ, फिफ्थ ऑर्बिट। हाँ सर। फिर यहाँ से आधा, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 होगा सर, 5 4। ऑर्बिट। इसका मतलब ये फिफ्थ ऑर्बिट है। हाँ सर। यहाँ जैसे देखो, सेकंड में देखो 2 वेव बनेगा, देखो थर्ड में 3 बना, फोर्थ में 4 बन रहा, चेक करो। हाँ सर। और हाँ। अभी भी ये प्रूफ किए बेटा 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा। हाँ सर। और यहाँ से मॉडिफाई होकर के क्या आया? बोर्ड थ्योरी आ गया। हाँ सर। हाँ एंगुलर सर। मोमेंटम। क्लियर है? हाँ। हाँ ए, सर। तुम लोग डी ब्रॉगली का फॉर्मूला उतारा रे? हाँ सर। अब एक और फॉर्मूला उतरेगा, ओनली दिस वन, 2 पाई आर लैम्डा इक्वल्स टू ओनली दिस h वन, बाय p। 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। नोट करो, नोट किया? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब बहुत पढ़ाई कर ली, थक गया, खेलेंगे हम लोग। क्या खेलेंगे बे? सोचिंग। सोचिंग नहीं, क्वेश्चन खेलेंगे। ले, पहला क्वेश्चन आया, पढ़। और अगेन बेटा, जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे कॉम्पिटिटिव लेवल का, सेम क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछेगा। और कितना होगा? वहां ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन होगा। पढ़ क्वेश्चन। वेवलेंथ। पढ़ा? हाँ सर पढ़ लिया। क्या मांगा है? सर वेवलेंथ। वेवलेंथ। लैम्डा मांगा है। क्वेश्चन में मास दे दिया है 150 हाँ। ग्राम, वेलोसिटी दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ सेंटीमीटर में मांगा। मतलब हमारा कैलकुलेशन किस सिस्टम में होना चाहिए? सीजीएस। सीजीएस में। तो सीजीएस का मतलब कितना हो जाएगा? ये बोल, 50 × 100 हाँ सर। हाँ सर। है ना? और h का जरूरत पड़ेगा। और बेटा हम आपको h का वैल्यू कितना रटाए थे? कौन बोलेगा? बोल। 10 टू द पावर -37। 37। 27 एक गधा, सीजीएस में 27 था। तो बोल, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा? h बाई एम वी। हाँ सर। h का मतलब 6.625 × 10 टू द पावर -27, m का मतलब 150 और v का मतलब 5000। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा करें बेटा कि 0 2 0 3 0 4 0 को ऊपर भेज दो, तो बोल कितना हो जाएगा? -31 हो जाएगा। -31। कितना बचेगा? ये बच जाएगा।
हाँ अब एक काम कर, -33 और कर दे, दो इधर और बढ़ा दे, तो 2 इधर बढ़ाने का मतलब जानता है क्या होगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा 662.5 बाई 15 इंटू 5 मतलब 75। हाँ बोलो रे। हाँ सर। हाँ सर। और 10 टू द पावर ऑफ -33 हो गया। कैलकुलेशन बोल, 60 डिवाइड बाय 75 लगभग कितना आ जाएगा बोल। बोला 75 150 होता है, हाँ सर। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 300 होता है। बोल ऑप्शन कौन सा होगा? डी सर। ऑप्शन डी। दिल्ली। हाँ हाँ। सर। हो गया दिल्ली। आया समझ में बेटा? जी हाँ सर। सर। देख अब अगला क्वेश्चन पढ़। पढ़ा? हाँ सर। क्या इस बार हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बेटा? देखो तो, नहीं। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई √2m काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर। हाँ हाँ सर। है ना? हाँ। अब h का वैल्यू 6.65 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब हम लोग मीटर में बात कर रहे हैं। हाँ। बोल 2m का मतलब क्या? हाँ। किसका मास? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का। अबे गधा, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता रे। किसका वेवलेंथ निकालने बैठा है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। नितिन का वेवलेंथ निकालेगा तो नितिन का मास लेगा कि अपना मास लेगा? बे गधा, सर नितिन का। जब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला तो इलेक्ट्रॉन का मास ले। हाँ हाँ। सर। तो बोल बेटा इलेक्ट्रॉन का मास 1.02 और काइनेटिक एनर्जी बोल। हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन का मास पुट किए बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये किस सिस्टम में है? SI। एसआई में है। सही में। इसका मतलब एसआई का मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी एसआई में पुट करना होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब ये बोल एसआई में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हाँ। तेरा क्वेश्चन फंसा दिया, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, तो कोई बात नहीं। हाँ। ये बोल दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल होता है, तो जूल में पुट करने के लिए क्या करेंगे? बोल 13.6 और 1.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है बेटा तो ये आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सॉल्व करना होगा, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम में बेटा ये नहीं है, तो यहाँ पर ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। पहले बोल यहाँ तक ओके है? सर बहुत सर। डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। कौन सा है? तो छोड़ दो साइंस। अगर आपको ये सब डिफिकल्ट लगता है तो आप गलत जगह पे बेटा। सर 1 मिनट में कैसे बनेगा? सब बिना सिखाएंगे बेटा, कैलकुलेटर कि आपको 30 सेकंड में बनाना सिखाएंगे। 1 मिनट बोल रहा है बेटा, हम 30 सेकंड में सिखाएंगे, लेकिन अभी जो तरीका दिखाइए बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, कंपेटिटिव में ऐसे करने नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो चलो ये कर के सुन लो। बोर्ड एग्जाम में अगर करने बैठोगे तो बोलो करने के बाद किसमें आंसर आएगा? मीटर में आंसर आएगा, हाँ। ऐसे ही छोड़ देंगे तो बोर्ड। है ना? लेकिन आंसर नैनोमीटर में चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा आपका उसको हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -9 से, तब आंसर -9। नैनोमीटर में आएगा। हाँ सर। हाँ। बोर्ड एग्जाम में इतना करने के बाद आपका आंसर नैनोमीटर में आएगा। लेकिन अब देखो कंपेटिटिव एग्जाम में यही प्रॉब्लम को ट्रिक सॉल्व दिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं। देख बेटा बोल लैम्डा, चल पहले मीटर पे ही सॉल्व करते हैं। 6.6 10 टू द पावर ऑफ -34। बोल h का वैल्यू ठीक पुट किए बेटा? हाँ सर। बोल 2 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31। बोल m का वैल्यू ठीक पुट किए? हाँ सर। 9.1 था। छोड़ दे पॉइंट, क्यों अपना झमेला बढ़ा? 90 मानते हैं। ठीक है सर। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कंपेटिटिव एग्जाम में, कि आप कैसे नंबर के साथ गेम खेलते हो। तो सर इंटू 14 होगा? हाँ, इंटू 14 होगा? क्या चीज 14 बेटा? सर ये नेक्स्ट स्टेप आप चलिए। नहीं बेटा, अभी नेक्स्ट स्टेप का खेल अभी और है। नेक्स्ट स्टेप पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैठाना है? नहीं सर, जूल में। जूल में। लेकिन याद करो यही 13.6 जूल में आपको हम रटा दिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 जूल होता है। याद कर, यही तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का वैल्यू याद कर। हाँ सर। हाँ। इसका मतलब हम डायरेक्ट बैठा देंगे कि 13.6 को जूल में ले जाएंगे तो यही तो आना है। हाँ सर।
हाँ सर। आएगा कि नहीं? हाँ सर। अब बोल कितना बैठाएंगे? 2 into 10 to the power of -18 बैठाएंगे। हाँ होगा? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अब बोल तो बेटा खेला क्या बाहर पलट रहा? ऊपर 6.6 into 10 to the power of -34 है। बोल हाँ। और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा। हाँ सर। स्क्वायर रूट 3 हो गया मतलब 6। हाँ सर। अंदर बोल रूट में क्या आया? 10 to the power minus 49 49 बोल बेटा 10 to 49 49 सर 49। 49 अच्छा देखना बेटा हम लिख रहे हैं 10 to the power of -49 लिखे। देख तो सर नहीं लिखे। सर 18 होगा ना सर? सही लिखे सर। बोलो 49 सही बोलना, लिखे। -31 -18 49 होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक लिखे कि नहीं लिखे नीचे बोल? सही हाँ, लिखे सर। इसका मतलब हम क्या लिखने का कोशिश किए? बोल 10 to the power of -50 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो 25 10 to the power of -25 और रूट 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3.3 होगा। 10 to the power 25। ऐसा समझ में आ रहा है कैसे? यही बोले बेटा सुनो, आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। अब आंसर मीटर में आया, आंसर तो मीटर में चाहिए, मतलब नीचे कितना होगा? 10 to the power -9 होगा। 2 से कट जाए। अब बोल -25 to the power -9 हाँ सर 34 -9 हो जाए ऊपर में। हाँ सर ऊपर कट हाँ हाँ सब कट गया हाँ तो आया 1। 3 1/3 1/3 का मतलब 0.33। हाँ हाँ सर। सर बोल तो क्लोज है सर। कहाँ डी close? सी होगा। कहाँ क्लोज है बे गधा? ओ सर डी हमको क्लोज लगा था, देखो सॉरी ना सर। बिना कैलकुलेटर का सॉल्व। हाँ सर। ये प्रैक्टिस का खेला है बेटा, यही खेला आपको प्रैक्टिस में, कैसे आपको प्रॉब्लम बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो, अब प्रॉब्लम बनाएंगे नहीं, देख दिखाते जा रहे, सब एम्स का क्वेश्चन है। क्या दिया है देख? मास दिया है, वेलोसिटी दिया हाँ है, सर। क्या मांगा है? हाँ सर। वेवलेंथ वेवलेंथ। बाय एमवी। बैठाओ सॉल्व करो, हो गया। हाँ अगला हाँ क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख। क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर मास दे दिया है। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। मास दे दिया है, काइनेटिक हाँ एनर्जी। सर। बैठाओ सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो। उछलम। क्या दिया बेटा? मास, मास हाँ क्या मांगा है? हाँ वेवलेंथ। Wavelength। आईटी में पूछा। वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, हाँ सर। पकड़ में आ रहा है? हम छोड़ते चले जा रहे बेटा, एक ही खेला बार बार अब नहीं दिखाएंगे। अब देखो आईआईटी में पूछा था, ये भी देखो आईआईटी में क्या मांगा है? क्या दिया? मास दिया, हाँ सर वेलोसिटी दिया, क्या मांगा है? हाँ सेम वेवलेंथ। खाली डेटा चेंज हो रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस क्या दिया है? मास वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्या दे दिया? मास। मास क्या? वेवलेंथ। जेई मेन में पूछा। अगला क्वेश्चन हाँ। देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा, अभी रिसेंटली देखा ना, एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो जेई मेंस में भी जिस तरह का, खाली डेटा बदल दिया, यहाँ भी वही टाइप का क्वेश्चन। अभी रिसेंटली क्या किया मालूम है? ये 2017-18 से एक नया क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। देख समझा रहे, 2018 में आया हुआ है, ये आपको हम बना करके समझा रहे, और इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम अभी एक और आने वाला है जो आपसे बनवाएंगे, तो तैयार रहो। पढ़ो पहले क्वेश्चन को। बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज। क्या पूछा पढ़ है? लिए। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछा है, लेकिन पूछा कहां पर? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर समझना। देख तो अभी भी एक फॉर्मूला लिखा है 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। हाँ सर। तो वो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2πr R by N। क्लियर? हाँ। हाँ अच्छा सर। अब याद कर, तो r का वैल्यू क्या पढ़ाए थे? r0 इंटू n स्क्वायर बाई z। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z लेना नहीं, ये फॉर्मूला याद है? हाँ सर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोल 2π r0 इंटू n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर। N n आएगा, आएगा। हाँ
ये बेटा एक नया फॉर्मूला तुम लोग के लिए बना दिए, 2 पाई आर नॉट इंटू एन। चल वैल्यू पुट करते, 2 पाई आर नॉट का वैल्यू बोल, रटाए थे कि नहीं? हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ के एन का वैल्यू बोल, 1 सर। आंसर बोल, कहाँ यार? हो गया सॉल्व, आंसर बोल। सर 2 सर 2। 2 सर। 2 सर 2। देख तो समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। चलिए वन मोर ट्राई, ये तुम लोग बनाएगा। देख पिछले साल का क्वेश्चन है बेटा, ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन दिए, पिछले साल पूछा है, बनाओ तो। 4th ऑर्बिट पे पूछा, चलो ट्राई करो। सर ए कोई सर वो आर बोलते हैं ना हाँ सर। हाँ याद है ना, ये भी बताए थे ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। पर आर नॉट की जगह पर ए नॉट भी होता है। कोई बात नहीं, ये भी सिखाए थे, आर नॉट की जगह पे ए नॉट है। हाँ सर। जो सही सर। बना के देगा कुछ नहीं देंगे, जल्दी बनाओ। और सर ये तो ओरली बनेगा, देखेगा। अभी एक फॉर्मूला है 2 2 सर 2। पाई आर नॉट इनटू एन, एन का वैल्यू 4, 4 दूनी 8 हो गया। सर सर, आंसर एक 8 बेटा, 4 है 4 है 4 सॉरी 8 मतलब 4। ये तो ओरली बनेगा, हाँ सर ओरली तो होगा कि नहीं? खाली एन का वैल्यू बैठा खेला हो गया। हाँ इतना आसान हम लोग ने पूछ लिया। देख फिर से देख, नीट में क्या दिया है, नीट का क्वेश्चन देख क्या दिया बेटा, इस बार वेवलेंथ दे दिया है और मोमेंटम पूछा। तो हम इस बार कौन सा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो हाँ, मोमेंटम मांगा तो क्या होगा, एच बाई लैम्डा, एच का हाँ, वैल्यू लैम्डा का वैल्यू दे दिया, बैठा सॉल्व करो बेटा। डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजी होता है, एक एक फॉर्मूला है, बस डेटा बैठा सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन बेटा हाइजेनबर्ग का गलत जगह पे आ गया, हाइजेनबर्ग का। देखो तो नीट का फिर से क्वेश्चन क्या दिया है, मास, क्या दिया है, वेलोसिटी, मांगा क्या है, वेवलेंथ। तो एम्स का वेवलेंथ। क्वेश्चन पूछा, आईआईटी में भी बेटा यही पूछ रहा है, जेई मेंस में भी बेटा यही पूछा, नीट में भी यही सवाल चल रहा है और आपका बोर्ड में भी यही सवाल पूछेगा। आओ अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया सर मास। मास, क्या स्पीड, वेलोसिटी, मांगा, क्या वेवलेंथ। क्वेश्चन है ना। फिर से ये आप लोग बनाओगे, नीट 2019 2 साल पहले का क्वेश्चन है, चल तो बनाओ तो जरा देखे, ये आप लोग बनाओगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ओरली बन जाएगा। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1 105। अभी सिखाया ना बे ढक्कन, जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर नॉट इंटू एन, यही था ना। वही तो किए। नहीं ये गलत नहीं। होगी, गलती हुआ। तो बोल आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन पढ़ के बोल, एन का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 इंटू 2 4, हाँ 4 इंटू 50 200, हाँ। 200 के साथ पाई, 22/7। ओरली बनेगा बे। हाँ थोड़ा क्लोज है। देख ये क्वेश्चन नीट में भी आ गया, जो थोड़ी देर पहले जेई में दिखाए थे, अब ऐसा क्वेश्चन पूछता बेटा, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। ये छोड़ दो ये, तो आज बेटा यहाँ तक हुआ। देख अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। और जब ये कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो आपका इसको देखने का नजरिया और इसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपके पास एक नया व्यू आएगा, एक नया नजरिया आने वाला है, उसका नाम ऑर्बिटल। यहाँ से पूरा खेल बदलने वाला है बेटा। फिर से वही बोलेंगे, आगे का नया खेल समझना बेटा, पीछे अपडेट होकर आइए, ताकि आप कंपेयर कर पाओगे कि पीछे क्या पढ़े थे, क्या गलत था, आगे क्या ठीक हुआ, क्या सही हुआ। नहीं याद रहोगे तो हेल्प नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक ओके बेटा। हाँ सर। आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।